नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने अनेक प्रकार के पादप हार्मोन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करते हैं जंतुओं में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख हार्मोन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हार्मोन क्या होते हैं। तो ये वो रसायन होते हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं, यानी जंतुओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को और मनुष्य के शरीर के विकास और वृद्धि आदि का समन्वय करते हैं। तो ये क्या है? ये एक रासायनिक पदार्थ है। अंतःस्रावी ग्रंथि, देखिए ये क्या है? ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं और जो हार्मोन कहलाते हैं। यानी ग्रंथियां वो संरचनाएं होती हैं जिनसे हार्मोन बनता है। और ये ग्रंथियां किस में स्रावित करती है? ये हार्मोन विभिन्न अंगों तक किसके माध्यम से पहुंचते हैं? तो ये पहुंचते हैं रक्त के माध्यम से। अर्थात यह हार्मोन ग्रंथियों द्वारा रक्त में डाला जाता है और रक्त द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है। तो आइए बात करते हैं कुछ हार्मोन निकलने वाली ग्रंथियों के नाम और इनके कार्य और इनके स्थान। सबसे पहले बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन अवटु ग्रंथि से निकलता है, जिसे थायराइड ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये ग्रंथि मानव शरीर के गर्दन में पाई जाती है। इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय करना, यानी कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और वसा को सरल भागों में विभाजित करना। दूसरा होता है वृद्धि हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो मानव मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। और इसका काम होता है वृद्धि और विकास का नियंत्रण। मनुष्य की वृद्धि और विकास का नियंत्रण वृद्धि हार्मोन द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति की लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाती है और इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति की हाइट कम रह जाती है। अगला तीसरा पॉइंट है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। अधिवृक्क ग्रंथि का मतलब होता है ये ग्रंथि किडनी के ऊपरी भाग पर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। ये वृक्क के ऊपर पाई जाती है और इसका काम होता है बीपी, ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण और आपातकाल में। आपातकाल का अर्थ यहाँ से आप समझेंगे, जैसे मान के चलिए कि आप किसी वस्तु से डर कर भाग रहे हैं, तो भागते वक्त आपको जो एक्स्ट्रा एनर्जी देने का कार्य करता है वो एड्रेनलिन हार्मोन करता है। इस हार्मोन की वजह से आपके आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं, आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, आपके श्वसन की गति बढ़ जाती है और आपके अंदर, पूरे शरीर के अंदर एक वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है। तो उसके लिए कौन कारगर होता है? एड्रेनलिन हार्मोन। इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि आपातकाल स्थिति में ये हार्मोन आपकी रक्षा करता है। फोर्थ नंबर पे आता है इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा निकलता है और अग्नाशय ग्रंथि हमारे पेट के उदर के नीचे स्थित होती है। इसका काम होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी हमारे रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य है वो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से शरीर के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और शर्करा की मात्रा बढ़ने के कारण व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है। और डायबिटीज में व्यक्ति के रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ने के कारण उनको बाहर से इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन दिया जाता है, जिससे उनकी शर्करा वापस कम हो जाती है। तो ये होता है इंसुलिन हार्मोन। अगला हार्मोन है लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन नर में और मादाओं में अलग अलग होता है। नर में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन या एक और होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। देखिए, नरों में पाए जाने वाला टेस्टोस्टेरोन जो है वो मानव शरीर की वृषण से निकलता है और एस्ट्रोजन मादाओं में पाया जाने वाला हार्मोन अंडाशय से निकलता है, ठीक है। वृषण जो है वो भी पेट के निचले हिस्से में होते हैं और अंडाशय जो है वो भी एक पेट के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। इनका काम होता है यौवन आरंभ से संबंधित परिवर्तन, लैंगिक परिपक्वता। इनको गौण लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी माना जाता है, यानी लड़कों में ऐसे लक्षण जैसे दाढ़ी मूछें आना, उनकी आवाज़ भारी होना, विभिन्न विशेष क्षेत्रों पर बालों का उगना, ठीक है, चेहरे पर कील मुहासे होना, ये सारे लक्षण जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के होते हैं। इसी प्रकार
मादाओं के गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उनके स्तनों का विकास होना, उनकी आवाज़ पतली होना, प्यूबिक क्षेत्रों में बालों का आना और कमर के हिस्से का चौड़ा होना। तो ये सारे जो गौण लैंगिक लक्षण हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा, और नर में होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा। आइए बात करते हैं कुछ विशेष पदार्थों के बारे में जो हमारे शरीर में होने वाले हार्मोनों को नियंत्रित करते हैं। आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है। हम जानते हैं कि हमारे घरों में आने वाला नमक आयोडीन युक्त होता है। आयोडीन का प्रतीक आई होता है। नमक के अंदर आयोडीन क्यों जरूरी है इसका कारण समझ लीजिए। आउटू ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं, जो हमारे गले में होती है, को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि हमें थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना है तो इस ग्रंथि को हमें आयोडीन देना पड़ेगा। ठीक है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय और नियंत्रण का कार्य करता है, जिससे शरीर का संतुलन वृद्धि हो सके। अतः आउटू ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गोइटर रोग हो जाता है, जिसे गलघंट बीमारी भी कहा जाता है। यदि आयोडीन के शरीर में कमी आ जाती है तो गला फूल कर लटकने लग जाता है। इस बीमारी को कहा जाता है गोइटर या फिर गलघंट रोग कहा जाता है। इसीलिए हमारे भोजन में आयोडीन की समुचित मात्रा उपस्थित होनी चाहिए। फिर बात करते हैं मधुमेह, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। शर्करा का स्तर बढ़ने के कारण इसे मधुमेह रोग भी कहते हैं। ठीक है, शुगर रोग भी कहते हैं। इसका जो कारण है वो है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ, इंसुलिन हार्मोन की यदि कमी हुई तो रोग हो जाएगा मधुमेह रोग। मधुमेह रोग में व्यक्ति के शरीर के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा है इसका निदान, इसका उपचार। तो इसका उपचार है इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन, और कोई उपचार नहीं है। इंसुलिन हार्मोन को इस रोगग्रस्त व्यक्ति को इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। एक पॉइंट पढ़ते हैं जिसका नाम है पुनर्भरण क्रियाविधि। देखिए, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर के लिए हानिकारक प्रभाव डालता है। शरीर में हार्मोन अधिक हो गया तो भी नुकसान करेगा वो, और कम हो गया तो भी उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। पुनर्भरण क्रियाविधि ये सुनिश्चित करती है कि हार्मोन की सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। पुनर्भरण क्रियाविधि ही डिसाइड करती है कि हार्मोन को कब उत्पन्न होना है, कितनी मात्रा में होना है, जिससे शरीर की विकास और वृद्धि उचित मात्रा में हो सके। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने की विधि। इंसुलिन हार्मोन डिसाइड करता है कि कितना बनना है, जिसके कारण रक्त शर्करा को कम किया जा सके, और यदि कम है तो और अधिक कितना बने ताकि इसकी लेवल जो है वह नियंत्रित रखा जा सके। तो ये हार्मोन की क्रियाविधि को पुनर्भरण क्रियाविधि कहते हैं। आइए एक फ्लो चार्ट द्वारा समझते हैं कि इंसुलिन हार्मोन शरीर में पुनर्भरण की क्रिया को किस प्रकार नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना। जैसे ही रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो ये संकेत मिलता है किसको? अग्नाशय ग्रंथि को संसूचित किया जाता है। अग्नाशय ग्रंथि को इसका संकेत मिलता है, जिससे इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। क्योंकि शर्करा की मात्रा बढ़ गई है तो इंसुलिन हार्मोन इसको क्या करेगा? कम करेगा। तो ये रक्त शर्करा की मात्रा को घटाएगा। लेकिन यदि ये हार्मोन निकलता ही रहा तो रक्त शर्करा की मात्रा को बहुत कम कर देगा। तो फिर क्या होगा? पुनर्भरण की क्रिया होगी। पुनर्भरण का मतलब बंद करो। देखिए लिखा हुआ बंद करो, यानी अब ये जब ये रक्त शर्करा का स्तर बराबर हो जाता है, लेवल जब बराबर हो जाता है, तो फिर संसूजन का संकेत आता है कि बंद करो, और बंद करने के लिए अग्नाशय ग्रंथि के पास फिर संकेत जाता है, और अग्नाशय ग्रंथि जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बनाना जब बंद कर देगी तो फिर ये जो शर्करा की मात्रा है वो शरीर के अंदर नियंत्रित रहेगी। जैसे ही कमी होगी ये प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी और वापस शर्करा की लेवल को बराबर कर दिया जाएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चैप्टर नंबर 7 जो है वो मैंने कम्प्लीटली यहाँ पर फिनिश कर दिया है। इसके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अंदर पूछे गए हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उसके बारे में भी ज़रूर चर्चा करेंगे। आपको यहाँ से पढ़े हुए साइंस में आपको कितना अच्छा लग रहा है, क्या क्या आपको समस्या आ रही है, कैसा लग रहा है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।